फिलर्स क्या होते हैं और स्किन केयर कंपनीज इनका यूज क्यों करती हैं? आपको बताता हूँ फिलर्स क्या होते हैं। फिलर्स का स्किन पे क्या इम्पैक्ट होता है? एक सीधा जवाब इसका नहीं हो सकता। कोई ऐसा रेड फ्लैग है? नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केटिंग एंड मसाला, जहां हम ब्यूटी एंड वेलनेस की दुनिया की असली बिहाइंड द सीन्स की बातें लेके आते हैं। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रद्धा, और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्स रियली इनसाइड योर स्किन केयर एंड हेयर केयर। सो आज का टॉपिक है फिलर्स और किस तरीके से वो स्किन केयर इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। और इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए मेरे साथ हैं मिस्टर मनीष। वेलकम मनीष सर। हेलो श्रद्धा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द पॉडकास्ट। काफी समय से आपका ये पॉडकास्ट देखता आ रहा हूँ। एक अच्छा इंफॉर्मेटिव डिस्कशन होता है आपका, एंड देखते हैं आज क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर अब क्या इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि फिलर्स क्या होते हैं और स्किन केयर कंपनीज इनका यूज क्यों करती है? देखिए श्रद्धा, मैं आपको बताता हूँ फिलर्स क्या होते हैं। फिलर्स ना किसी भी ब्रांड के या किसी भी कंपनी का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अगर आप देखते हो तो उसके अंदर जब आप लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स को देखते हो तो आप दो चीजों पे गौर करते होंगे। आजकल सबसे ज्यादा सारी जनता सबसे ज्यादा दो ही चीजों पे गौर करती है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ आप जैसे नोटिस किया आपने कि इसके अंदर XYZ% ग्लिसरीन है, सॉरी XYZ% सैलिसिलिक एसिड है, या फिर HAs है, BHAs है। अलावा इसके उसकी पूरी जो फॉर्मुलेशन होती है, उसकी पूरी फॉर्मुलेशन के अंदर हम बहुत सारे ऐसा रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं जो उस प्रोडक्ट को एक पूरा टेक्सचर देते हैं। मतलब सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट से कोई प्रोडक्ट कभी बनता नहीं है। उसके अंदर एक बेस या फिर एक बेसिक फॉर्मुलेशन होती है जो उसको टेक्सचर देती है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रीम्स की बात करते हैं तो क्रीम्स को अगर हम स्मूथ बनाते हैं या क्रीम्स को अगर हम उसका एक्सपीरियंस अच्छा करते हैं, या कि ऐसा बोलते हैं कि अगर ये क्रीम लगाने में बहुत स्मूथ है या इसका इजीली एब्जॉर्प्शन है, तो वो सिर्फ उसके फिलर्स की वजह से होता है। जैसे ग्लिसरीन है वो एक फिलर है, एंड सिलिकॉन है वो भी एक फिलर है। वो किसी भी प्रोडक्ट को एक एक्सपीरियंस देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है जो कि हमें चाहिए होता है फॉर्मुलेशन के अंदर, जो उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। तो उसलिए फिलर्स बहुत जरूरी है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि इन फिलर्स का स्किन पे क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए श्रद्धा, स्किन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है ये एक सीधा जवाब इसका नहीं हो सकता, क्योंकि कौन से फिलर्स आपने किस अनुपात में, किस अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करके आपने बनाया है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट का फॉर्मेट है, किसको एक्सपीरियंस को कैसे इन्हांस करता है, कैसे उसको इम्प्रूव करता है। तो ये एक पॉइंट है टू बी डिस्कस्ड। एंड जैसे नरिश मंत्रा की मैं अगर एग्जांपल दूं, नरिश मंत्रा में हमारी एक अच्छी 20 साल तकरीबन एक ज़्यादा एक्सपीरियंस हम होल्ड करते हैं, जिसके अंदर हम कौन से इंग्रेडिएंट्स कौन से फिलर्स के साथ उसको जेलअप करते हैं, सो दैट वो एक अच्छा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस हम अपने कस्टमर्स को दे पाए। सो मेरा अगला सवाल ये है, क्या कोई ऐसा रेड फ्लैग है जिसे कस्टमर पैकेजिंग पे पढ़ के आइडेंटिफाई कर सके? देखिए श्रद्धा, ऐसा कुछ रेड फ्लैग नहीं होता, बट एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव इस यहाँ पे होना चाहिए हमको कि जैसे अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, बेसिकली आपकी स्किन टाइप से डिफाइन करना ज्यादा जरूरी है कि आप उस कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो भी आप यूज करने वाली है उसके अंदर फिलर्स किस तरीके के और वो आपको यूसेज में हेल्प करेगा या नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको ऐसा मॉइस्चराइजर या ऐसा क्रीम्स यूज नहीं करना चाहिए जिसके अंदर सिलिकॉन्स हो, बिकॉज वो एक बैरियर क्रिएट करते हैं ना, आपकी स्किन को सूट नहीं करेंगे, जिससे हो सकता है आपका एक्ने ब्रेकआउट हो जाए, तो ज्यादा वर्स कंडीशन हो सकती है। वही सेम फिलर अगर कोई ड्राई स्किन वाला यूज करे तो उसको वो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का स्किन आपका है और किस तरीके का प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको भी थोड़ा ज्यादा जानकारी, मतलब जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनको भी इसमें ज्यादा जानकारी होना थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा, सो दैट वो अपने हिसाब से अपना प्रोडक्ट चूज कर सके। तो अब ये बताइए मुझे कि आप कैसे इंश्योर करते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स आप अपने प्रोडक्ट में डाल रहे हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के ही हैं? देखिए श्रद्धा, जो आपका ये पॉइंट है कि हमारे फॉर्मुलेशन में जो भी हम इंग्रेडिएंट डालते हैं वो प्रीमियम है या नहीं, ये कैसे इंश्योर करते हैं। इसकी इंश्योरिटी के लिए तो सबसे पहले हम सिर्फ ऑथेंटिक बायर्स के साथ ही कम्युनिकेट करते हैं, ट्रेडर्स के साथ कम्युनिकेट हम नहीं करते। ट्रेडर्स कोई भी आपको सस्ता प्रोडक्ट या कॉपी प्रोडक्ट आपको सस्ते में दे देगा, जो कि हो सकता है बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स
इसको इस ट्रेंड को कंटिन्यू करते हो, सो दैट तभी वो एक बहुत सस्ता प्रोडक्ट दे पाते हैं। अभी अगर हम ऑथेंटिक और प्रीमियम प्रोडक्ट या प्रीमियम इंग्रेडिएंट ही मार्केट से बाय कर रहे हैं तो ऑथेंटिक सोर्स से होना चाहिए। हालांकि हम अपने सोर्स डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन हम उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उसका जो भी रॉ मटेरियल का डॉक्यूमेंट्स होता है उसको वेरीफाई किया जाता है, उसका मॉलिक्यूलर लेवल या उसका COA या उसका MSDS सब वेरीफाई करके तब हम उसको इंग्रेडिएंट को आगे प्रोसीड करते हैं या इन करते हैं उसको यूज करने के लिए। तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि नरिश मंत्रा का अप्रोच कैसे अलग है दूसरे ब्रांड से जब बात आती है इंग्रेडिएंट ट्रांसपेरेंसी या फिर प्रोडक्ट इंटीग्रिटी की? जैसे कि हमारी एक टेक्नोलॉजी है, हम साई आयुर्वेदा में बिलीव करते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी का नाम साई आयुर्वेदा, बिकॉज हम साइंस बेस्ड एंड आयुर्वेदिक दोनों थॉट प्रोसेस के साथ अपना प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करते हैं, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि कोई भी जो प्रोडक्ट को यूज करने वाला जो भी हमारा कंज्यूमर है उसको इमीडिएट बेनिफिट भी मिले एंड एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी मिले। उसकी क्लैरिटी के लिए जब भी हम प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपके जवाब दिया भी है, हम ऑथेंटिकली सोर्स सेलर्स को ही हम अप्रोच करते हैं। तो उनसे हम किस तरीके के सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट्स हम ले रहे हैं, पूरे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है एंड उसी के अकॉर्डिंगली हम किस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं। नरिश मंत्रा में जैसे हम साई आयुर्वेदा टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं, उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स में या हम अपनी फॉर्मुलेशंस में सिर्फ उसी तरीके के प्रोडक्ट्स रखें जो एक्चुअली में काम करेंगे या जो उस प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं, बजाय कि कोई फैंसी या कोई ऐसा ट्रेंडिंग साउंड करने वाला हम उसको इंक्लूड कर ले एंड लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट को अननेसेसरी बड़ा कर ले। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, सोर्सिंग से लेके फाइनल फॉर्मुलेशन तक पूरा प्रोसेस कैसे कंट्रोल किया जाता है? बहुत मतलब मल्टीपल स्टेजेस की ना हमारे पास एक SOPs होती है, सेट SOPs होती है, जिनके अकॉर्डिंगली ही हम अपना या कोई भी एक अच्छा वेंडर या कोई भी एक अच्छा ब्रांड उसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। जिस तरीके से हम अपना कोई भी जो वेंडर है वो जो भी रॉ मटेरियल्स हम लोगों को सप्लाई कर रहे हैं उसकी प्रॉपर QC होती है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है। एक बार जब वो हमारे वेयर हाउस में इन्वॉल्व होता है तब उसकी QC होती है। उससे जब उसको इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसकी प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी QC होती है, उसका इवैल्यूएशन होता है। स्टेबिलिटी चेक में उसको 60 दिन का या 1 साल का हम स्टेबिलिटी चैम्बर्स का इस्तेमाल करके उनको स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा इस सेट ऑफ रॉ मटेरियल के साथ या नहीं रहेगा। एक बार अगर जब हमारे पास ये फुल प्रूफ आ जाता है कि ये प्रोडक्ट एक स्टेबल प्रोडक्ट है, उसका साइड बाय साइड हम अपना सब्जेक्ट मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, 30 सब्जेक्ट्स हो गए या 45 सब्जेक्ट्स हो गए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक 30 डेज और 45 डेज हम इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी होते हैं जिनके थ्रू हम उस प्रोडक्ट को वेरीफाई भी करवाते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट का आइडिया है कि ये प्रोडक्ट उस फॉर्मेट पे उस तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। तो हम काफ़ी मेहनत करते हैं उस ट्रांसपेरेंसी को लेके आने के लिए कि किस तरीके से हम अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक ऐसा बेहतर प्रोडक्ट दे पाए थ्रू थोरोली टेस्टिंग। इसमें मल्टीपल स्टेजेस होते हैं जिसमें हम उसमें टेस्टिंग करते हैं एंड 6 महीने का टाइम तकरीबन हमको लग जाता है कोई भी एक प्रोडक्ट को फाइनल करने में। ये सबसे कम समय है जो हमको लगता है किसी भी एक प्रोडक्ट को फाइनल करने में। किसी प्रोडक्ट के अंदर कभी फॉर्मुलेशंस में या कभी स्टेबिलिटी को देखते हुए या कुछ भी ऐसा कंसर्न होता है या वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहा एक सेट फॉर्मुलेशन में, उसको चेंज करते हैं तो वापस फिर एक डिफरेंट हमको सारा प्रोसेस हमको शुरू से शुरू करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्योंकि इतना टाइम कंज्यूमिंग ये पूरा प्रोसेस है, हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ ऑथेंटिक और बेस्ट रॉ मटेरियल्स का ही इस्तेमाल किया जाए एंड बेस्ट चीज ही हम अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं इस तरीके से, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। तो सर मुझे आप ये बताइए कि आप नरिश मंत्रा में फिलर्स का बेस्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं ताकि आप प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस एनहांस कर सकें? थैंक यू श्रद्धा, ये क्वेश्चन आपने पूछा है बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वक्त एड्रेस करने के लिए। जैसे कि हम अपना जो फोकस है उस साई आयुर्वेदा के ऊपर कंप्लीटली ऐसा शिफ्ट कर चुके हैं जिसके अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट को सबसे बेस्ट बनाने के लिए साइंस और आयुर्वेदा दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हम थॉट प्रोसेस लेके जाते हैं कि लेस इज मोर, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे जो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स है हम कम से कम इंग्रेडिएंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव एक प्रोडक्ट बना सकें। देखिए जैसे इतना बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर रहे हैं कि फिलर्स की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हम फिलर्स यूज करते हैं, कोई भी एक अच्छा ब्रांड फिलर्स यूज करता है, किस तरीके से यूज करता है। इसी के अंदर मैं और इसमें एडिशन ये देना चाहूंगा कि
हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को डीपर पेनिट्रेशन के लिए फिलर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ तो रिडेंसिल जैसे एक हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है हमारी बहुत सारी हेयर केयर की रेंज के अंदर, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि रिडेंसिल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। अब रिडेंसिल एक इतना इंपॉर्टेंट एक्टिव है, वो अपने आप इतना इफेक्ट नहीं देता, उसको फिलर्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे फिलर्स या ऐसे सपोर्टर्स उसको अपनी पूरी कंपोजिशन में चाहिए रहते हैं कि वो डीपर पेनिट्रेट कर सके स्किन के अंदर, सो दैट वो अपना काम ज्यादा बेहतर कर सके। अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये जानना कि फिलर्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि रिडेंसिल अपने आप में काम तो करेगा, लेकिन वो ज्यादा बेहतर किसी एक फिलर की हेल्प के साथ करेगा। तो अगर हमारे पास फिलर्स होते हैं उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर, वो फिलर ज्यादा हेल्प कर सकता है अब बजाय कि किसी दूसरे उसमें, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया भी है कि अगर हम सिलिकॉन्स की हेल्प लेते हैं किसी एक्ने प्रोन स्किन के लिए तो वो उसको ब्रेक आउट कर सकता है। तो वो एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग ऐसा देखते भी हैं कि लोग बिना ये देखे कि उसकी फॉर्मुलेशन में या उसकी लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट में कोई ऐसा रॉ मटेरियल तो नहीं है जो उनकी स्किन को सूट नहीं करेगा। तो अभी मैं आपके कंज्यूमर्स को ये बताना चाहता हूँ कि नरिश मंत्रा के अंदर हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम ज्यादातर कोशिश करते हैं वो सभी स्किन टाइप्स के लिए जाए। तो आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर हमारा प्रोडक्ट ऐसा चूज करना नहीं पड़ेगा कि सिर्फ ऑयली स्किन के लिए या सिर्फ ड्राई स्किन के लिए। हम एक कॉमन प्रोडक्ट बनाते हैं, कोशिश करते हैं उसको सबसे बेहतर तरीके से बेस्ट बेनिफिट उसका दे सके आपको। तो दोस्तों ये था एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन व्हाट्स रियली इन योर स्किन केयर। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई प्रोडक्ट उठाएं तो सिर्फ उसकी पैकेजिंग मत देखिए, उसके इंग्रेडिएंट्स भी पढ़िए और समझिए। अगर आप एक ऑनेस्ट, क्लीन एंड इफेक्टिव स्किन केयर ब्रांड ढूंढ रहे हैं तो नरिश मंत्रा इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। आप सबका शुक्रिया इस पॉडकास्ट में बने रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और मसालेदार और मीनिंगफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ग्लो करें और अवेयर रहें।